नमस्कार, मैं हूं हमेशा की तरह आपके साथ अभिषेक चंद्रा। बिहार की राजनीति का एक छोटा सा विश्लेषण हम अभी इस वक्त आपके सामने कर रहे हैं। आपको पता होगा कि बिहार में चुनावों का मौसम चल रहा है। बिहार विधानसभा का चुनाव जो है इस महीने अक्टूबर में होना है। 3 चरणों में ये चुनाव है। पहली तारीख 28 अक्टूबर की है, दूसरी 3 नवंबर की और तीसरी 7 नवंबर की। नतीजे जो हैं वो 10 तारीख को आना है। चूँकि पिछले लगभग 8-10 महीनों से पूरे विश्व में कोविड का समय चल रहा है, इसलिए बिहार चुनाव को बहुत छोटा रखा गया है। आमतौर पर 6 से 7 चरण होते थे बिहार विधानसभा चुनाव में अब तक, मगर कोविड को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने इस बार चुनावों को छोटा किया है। केवल 3 चरण में बिहार के सभी 243 सीटों पर चुनाव हो जाएंगे। अभी जब मैं आपके सामने बैठा हूं तो बिहार की राजनीति का एक छोटा सा विश्लेषण करने के लिए बैठा हूं। क्या हो सकता है दिलचस्प इस बार की बिहार की राजनीति में, इस बार के विधानसभा चुनाव में? नीतीश कुमार लगभग 15 सालों से, अगर बीच का थोड़ा सा पीरियड छोड़ दें जीतन राम मांझी के मुख्यमंत्री काल का, तो लगभग 15 साल से वो बिहार के चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं। एक वक्त था कि वो आरजेडी के साथ थे, उससे पहले वो बीजेपी के साथ थे, अभी भी वो बीजेपी के साथ हैं। मगर आखिर किन मायनों में बिहार विधानसभा का जो ये 2020 का चुनाव है ये अलग है, इस बात का विश्लेषण जो है आज मैं आपके सामने कर रहा हूं। सबसे दिलचस्प बात क्या है कि अगर आप देखें जो चुनाव की तारीखों का घोषणा हुआ था उससे पहले तक कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका जो है बिहार में एनडीए को लगा है। और ये झटका जो है वो लगा है आपको कहीं ना कहीं एलजेपी के अलग हट जाने से। एलजेपी एक मजबूत पार्टनर थी एनडीए में, लेकिन जिस तरीके से पीढ़ी बदलती है तो शायद थोड़ी सोच भी बदलती है। रामविलास पासवान जी का एक दुखद अंत जो है, देहांत हो चुका था। इसके बाद या उससे पहले भी चिराग पासवान ने ही इस बात का फैसला लिया था कि वो इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव एनडीए से अलग लड़ेंगे, इतर लड़ेंगे, इंडिपेंडेंट होकर लड़ेंगे। ऐसा ही हुआ है। कांग्रेस और अगर आप महागठबंधन खेमे की बात करें तो कांग्रेस और जो आरजेडी है ये ऑब्वियस पार्टनर्स हैं, ये अलग नहीं होने वाले थे। ऐसा उम्मीद हमें पहले से भी थी और अभी भी है। लेकिन सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो है जिसके बारे में मैं आज आपके सामने बैठा हूं चर्चा करने के लिए, वो क्या इम्पैक्ट हो सकता है एलजेपी के अलग होने का, इस बात को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि मैं एक साधारण सा जर्नलिस्ट हूं, उतना नहीं समझ पाऊं जितना कि आप समझ पाते हो, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जैसे कि रामेश्वर चौरसिया हों या फिर उषा विद्यार्थी हों, ये लोग जो तमाम लोग हैं ये इन्होंने पूरा जीवन जो है बीजेपी में दिया है। ये इनमें से कुछ आरएसएस के करीब भी माने जाते हैं, लेकिन अब ये इन चुनावी सीटों पर जेडीयू के उम्मीदवार को एलजेपी के माध्यम से कड़ी टक्कर दे रहे हैं। तो ये सबसे इंटरेस्टिंग पहलू है बिहार विधानसभा चुनाव के 2020 के इन चुनावों का। कुछ जो पंडित्स हैं, पॉलिटिकल पंडित्स, ये विश्लेषण ये भी कर रहे हैं कि ऐसी भी संभावना है कि बिहार में शायद बीजेपी जो है नीतीश कुमार के साथ में ही कुछ गेम कर रही हो। हालांकि मेरी समझ जो है ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अगर देखिए पटना में अगर आप इन ताबड़तोड़ घटनाओं को अगर आप देखें, जो राजनीतिक समझ मैं रखता हूं उसमें खुद नीतीश कुमार ने बीजेपी के तमाम आला कमान के नेताओं, खास करके देवेंद्र फडणवीस या फिर भूपेंद्र चौबे या फिर खुद सुशील मोदी के सामने में, माफ करेंगे भूपेंद्र यादव के सामने में एक सार्वजनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जिसमें कि सुशील मोदी या पूरी बीजेपी के कुनबे ने भी इस बात को माना था कि अगर सरकार उनकी आती है तो मुख्यमंत्री जो हैं वो नीतीश कुमार ही बनेंगे। तो एक चीज हमें भी समझ में आता है, एक लंबे वक्त से बिहार की राजनीति को मैं भी कवर कर रहा हूं, कि कहीं ना कहीं ये 1-8% की आशंका जेडीयू को भी थी कि जिस तरीके से एलजेपी अलग हुई है उसके बाद ऐसी संभावना हो सकती है कि पोस्ट पोल, यानी पोस्ट पोल का मतलब चुनाव के बाद भाजपा जो है एलजेपी से के साथ मिल जाती है और नीतीश कुमार को ही भी शायद साइड किया जा सकता है।
मेरी जो समझ है, मेरी समझ ये बताती है कि शायद ऐसा हो सकता था। इसी बात को इंश्योर करने के लिए, इसी बात को अश्योर करने के लिए नीतीश कुमार खुद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। हालांकि आमतौर पे वो इस तरीके के प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद मौजूद नहीं होते हैं, उनके पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव मौजूद रहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार खुद जो है भूपेंद्र यादव और सुशील मोदी, मंगल पांडे, संजय जायसवाल, इन सब के प्रेजेंस में इस बात को दोनों साइड के पार्टनर्स, बीजेपी और जेडीयू के पार्टनर्स से ये करवाया था कि चुनाव के बाद अगर इन्हें मेजॉरिटी मिलती है तो सरकार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। मेरी समझ यह कहती है कि कहीं ना कहीं जेडीयू भी इस बात से आशंकित है, आशंकित है भी, आशंकित था भी और आशंकित रहेगा भी, क्योंकि जिस तरीके से रामेश्वर चौरसिया, उषा विद्यार्थी, राजेंद्र सिंह जैसे बड़े नाम जो कि मुख्य रूप से आरएसएस से जुड़े हुए हैं, बीजेपी से जुड़े हुए हैं। अगर पिछले विधानसभा चुनाव को अगर आप गौर करें, पिछले विधानसभा में मैं किसी और न्यूज चैनल के लिए काम करता था, तब मैंने फील्ड से जो कवरेज किया था उसमें राजेंद्र सिंह का एक बड़ा नाम आ रहा था कि आरएसएस की तरफ से, क्योंकि अगर आपने झारखंड को देखा हो तो झारखंड में भी एक छुपा हुआ कैंडिडेट जो है वो आया था आरएसएस की तरफ से, तो उसी तरीके से बिहार से भी राजेंद्र सिंह का नाम उस वक्त जो है बिहार के मुख्यमंत्री के पद के उम्मीदवार के तौर पर आ रहा था। मगर वही राजेंद्र सिंह जो कि अब तक उन्होंने अपना पूरा जीवन आरएसएस को दिया है, इस बार का विधानसभा चुनाव जो है वो एलजेपी के टिकट से लड़ रहे हैं। तो क्या ये कोई हिडन गेम है, क्या ये कोई आपस की अंडरस्टैंडिंग है? इसी बात की चर्चा जो है आज मैं आपके सामने कर रहा हूं सिटी पोस्ट के स्टूडियो से, कि राजनीति को समझना बड़ा मुश्किल काम होता है। बड़े बड़े पत्रकार 4-4 दशक लगा देते हैं, 40-40 साल के अनुभव के बाद भी राजनीति जो है हल्की फुल्की ही समझ में आ पाती है। किसके मन में क्या बात चल रहा हो ये आप नहीं कह सकते हैं। ऐसी एक संभावना हो सकती है बिहार की राजनीति में, और जैसा कि मैंने पहले भी आपको अपने कई वीडियोस में बताया है कि पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट परसेप्शन। पॉलिटिक्स जो होता है, कैंडिडेट्स जो होते हैं, लोग आपके बारे में जो परसेप्शन बनाते हैं उसी पर वोटिंग होती है। और सारे नेताओं को अगर आप देखेंगे तो सारे नेता एक बात हमेशा दोहराते हैं कि राजनीति जो है वो संभावनाओं की खेल है। जो पॉलिटिक्स है इसमें कोई किसी पार्टी से मिल सकता है। अब देखिए, अब आज से 40-50 साल पहले वाली बात तो रह नहीं गई। आपने देखा कि जीतन राम मांझी हाल तक जो है नीतीश कुमार को के बारे में इतना खिलाफ बोला करते थे, मगर वो आखिरी वक्त में नीतीश कुमार के साथ मिल गए। कुछ मायनों में मुकेश सहनी को कर समझे तो मुकेश सहनी भी अपने उम्मीदवारों को लेकर के एनडीए में के साथ आ गए। एलजेपी जो कि अब तक नीतीश कुमार के साथ थी, वो नीतीश कुमार के अलग है इन चुनावों में। कुछ लोग ऐसी भी संभावना जता रहे हैं कि एलजेपी बाद में आरजेडी के साथ भी जा सकती है। हालांकि मुझे ऐसा नहीं लगता, या तो एलजेपी अकेले रहेगी या फिर वो शायद पोस्ट पोल में कुछ भी हो सकता है, वो 10 नवंबर के बाद डिसाइड होगा। वो अगर आना हो तो स्वाभाविक तौर पे वो एनडीए के साथ ही आएगी, आरजेडी के साथ जाएगी, ऐसा मुझे नहीं लगता है। लेकिन पूरे बात का, मेरी इन बातों का लबोलाब ये है कि कहीं ना कहीं जेडीयू में एक आशंका है, एक थोड़ा सा एक हल्की सी इस बात की कहीं ना कहीं का डर बोलें, संशय बोलें, आशंका बोलें कि है कि अगर बीजेपी को इन विधानसभा चुनाव में जेडीयू से ज्यादा सीट अगर आ जाती है तो वैसे कंडीशन में हो सकता है कि बार्गेनिंग मतलब बीजेपी करे। लेकिन हाँ, सीएम का फेस जो है सीएम नीतीश कुमार ही बनेंगे, चाहे जेडीयू को जो भी सीट आई। लेकिन एक चीज चलते चलते मैं आपको ये भी समझाना चाहूंगा कि हो सकता है, जरूरी नहीं हो कि मुख्यमंत्री जो बने, अगर 10 तारीख के बाद नीतीश कुमार ही अगर बनते हैं, अगर एनडीए की सरकार बनती हो, तो कुछ समय के बाद जो है ये प्रेशर बनाया जा सकता है कि साल भर के बाद, 1.5 साल के बाद, कि चूंकि बीजेपी के पास ज़्यादा सीट है, इसीलिए सबसे बड़े दल होने के नाते जो है बीजेपी को मौका दिया जाना चाहिए। और वैसे में कहीं ना कहीं एलजेपी को भी बीजेपी साथ रखने का प्रयास करेगी। मेरा ये आकलन है, मेरा ये विश्लेषण है, एक राजनीतिक विश्लेषक, एक रिपोर्टर के हैसियत से जो कि बिहार की राजनीति को कवर करता है। इतना ज़रूर तय है कि एलजेपी को जितनी भी सीटें मिलें वो या तो वो इंडिपेंडेंट रहेगी या फिर वो एनडीए के साथ जुड़ सकती है, क्योंकि अभी रामविलास पासवान जी का दुखद देहांत भी हुआ है। उस देहांत के बाद कहीं ना कहीं एक मर्सी फैक्टर भी है, एक सिंपैथी फैक्टर भी उनके लिए है, जो कि एनडीए में भी बाद में देखा जा सकता है अगर कल को वो खुल करके नीतीश कुमार भी उन्हें वापस अपने गठबंधन में ले सकते हैं। मगर इतना जरूर है कि आरजेडी कुंभे में अब क्या होगा। आरजेडी
थोड़ा सा जो चीज़ें हैं उस महागठबंधन के लिए फिलहाल कहीं ना कहीं ठीक ठाक नहीं लग रही हैं, लेकिन तेजस्वी यादव एक बहुत मजबूत नेता हैं। उन्होंने खुद को साबित किया है, विपरीत परिस्थितियों में साबित किया है, अपने पिता के ना रहने के बावजूद साबित किया है। उनके पिता फिलहाल जेल में हैं और अगले 9 नवंबर को झारखंड हाईकोर्ट में एक फिर सुनवाई होनी है उनकी जमानत याचिका पर, और तब तक वो अपनी उस मामले में आधी सजा पूरी भी कर लेंगे। और उसके बाद उम्मीद ये की जा रही है कि 9 तारीख को आरजेडी के लिए एक खुशखबरी आ सकती है, जिसमें कि लालू प्रसाद यादव के बाहर आने की खबर भी आ सकती है। लेकिन तब तक जो है बिहार के चुनाव, विधानसभा चुनाव हो चुके होंगे और अगले दिन 10 तारीख को बिहार विधानसभा के नतीजे आ रहे होंगे। देखना दिलचस्प होगा कि बिहार की राजनीति में 10 नवंबर को क्या होता है। मैं अभिषेक चंद्रा, सिटी पोस्ट के साथ लगातार आपसे बना हुआ हूं। समय समय पे हम और आप बात करते रहेंगे और बिहार की राजनीति को समझने का अपना छोटा सा प्रयास करते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।